नाजरीन, बयान किया जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि शम्स बिन हुज़ैफा पर बहुत एतमाद करते थे। दरबार या महल में कोई भी मुलाजिम तैनात करना होता या कोई भी छोटे मोटे मामलात होते तो वो शम्स बिन हुज़ैफा ही संभालते थे। चंद दिन ही गुजरे कि एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पूछा तो शम्स बिन हुज़ैफा ने कहा कि सुल्तान इस वक्त शिकार पर गए हुए हैं, लिहाजा आप हुक्म करें। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं शाम से आला तालीम हासिल करके आया हूं। उसकी गुफ्तगू से भी ये बात वाज़े हो रही थी कि ये नौजवान इंतहाई ज़हीन है और वाकई इल्म इसके अंदर बोलता है। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफा ने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। उस नौजवान ने कहा कि मैं काफी पढ़ा लिखा नौजवान हूं और बड़े शौक से मैंने तालीम हासिल की है, जबकि अब मुझे कहीं अच्छी जगह मुलाजमत नहीं मिल रही, लिहाजा मैं मुलाजमत के लिए यहां पर आया हूं। आप मेहरबानी कीजिए और मुझे मेरी काबिलियत के मुताबिक कोई ओहदा दे दें। शम्स बिन हुज़ैफा ने कहा कि इस वक्त सिर्फ एक जगह पर आपको मुलाजमत मिल सकती है और वो सुल्तान के अस्तबल में उनके घोड़ों की देखभाल करनी है। हमें वहां पर एक नौजवान की जरूरत है। अगर आप हामी भरें तो मैं 300 दीनार माहाना तनख्वाह के बदले आपको मुलाजमत दे देता हूं। उस नौजवान का नाम कमर था। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने इस मुलाजमत की हामी इसलिए भरी कि मारे भूख के 1 महीना गुजर चुका है। मैं कहीं भी रोजगार ढूंढने जाता हूं, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला और अब नौबत भूख पर आ चुकी है। लिहाजा उसने हामी भर ली और अगले दिन से काम पर आना शुरू कर दिया। घोड़ों के अस्तबल में काम करता, उनकी रखवाली करता और वहां की सफाई वगैरह भी करता। कमर ये सोचता था कि मैं सुल्तान के पास इसलिए आया था कि वो मुझे मेरी तालीम, मेरी काबिलियत के मुताबिक कोई मुनासिब ओहदा देंगे, लेकिन सुल्तान के वजीर ने तो मुझे ये किन कामों पर लगा दिया। लेकिन खैर, मारे भूख के या बेरोजगारी से तंग आकर उसने ये काम जारी रखा। सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा कि एक दिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वजीरों मुशीरों के हमराह दरबार में बैठे थे तो ये कमर जो अस्तबल में काम करता था सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। सलाम कहा और फिर उसने कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान का एक वजीर खड़ा हुआ और कहा कि तुम अस्तबल में जाकर काम करो, मैं वहां पर आता हूं। तुमने जो बात करनी है मुझसे करना। तो कमर ने कहा कि मैं ये बात आपसे नहीं करना चाहता, मैं ये बात सुल्तान से करना चाहता हूं। सुल्तान ने कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि हां नौजवान, बोलो क्या कहना चाहते हो। कमर ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आपका जो नया नस्ली घोड़ा है जिस पर आप सवारी करते हैं वो नस्ली नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान के वजीरों मुशीरों के पांव तले जमीन निकल गई कि कमर ने ये क्या बात कर दी, और वो भी सीधा सुल्तान को मुखातिब करके। फिर कमर ने सुल्तान से कहा कि मुझे आपके यहाँ काम करते हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं और मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही आपने एक नया घोड़ा खरीदा था जो कि बहुत ही महंगा है, लिहाजा मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। एक वजीर ने गुस्से से कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सुल्तान के खास वजीर शम्स बिन हुज़ैफा 30 साल से सुल्तान के यहाँ काम कर रहे हैं और इससे बढ़कर किसी भी शख्स को घोड़ों की पहचान नहीं है, लिहाजा तुम गलत कह रहे हो। कमर ने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो जो सजा सुल्तान मेरे लिए मुंतखब करेंगे मुझे मंजूर है। ये बात सुनकर सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफा से कहा कि जिस आदमी से आपने ये घोड़ा खरीदा था उसे हाजिर किया जाए ताकि उससे तसल्ली की जा सके कि ये घोड़ा नस्ली है भी या नहीं, या आपसे कोई भूल चूक हो गई है। शम्स बिन हुज़ैफा ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, मुझे आपके साथ 30 साल हो चुके हैं और मुझे घोड़ों की अच्छी खासी पहचान है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। सुल्तान ने कहा कि जिस तरह ये नौजवान कमर बता रहा है
मुझे लगता है कि शायद इसकी बात की तसल्ली करनी चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो इसे सजा दी जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुजैफा ने 4 सिपाहियों को भेजा, जो शाम के वक्त जिस शख्स से घोड़ा खरीदा गया था उसे दरबार में लेकर हाजिर हो गए। उस वक्त सुल्तान, शम्स बिन हुजैफा और कमर भी दरबार में मौजूद थे। सुल्तान ने अपनी रौबदार आवाज में उस शख्स से कहा कि सच बताओ, ये घोड़ा नस्ली है भी या नहीं? अगर तूने कोई गलत जवाब दिया तो अपनी सजा पहले बता दो। उस आदमी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इस घोड़े की मां यानी कि घोड़ी इसके बचपन में ही मर गई थी और मेरे घर में उस वक्त एक गधी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने इस घोड़े को गधी का दूध पिलाकर जवान किया है। ये अल्फाज सुनकर शम्स बिन हुजैफा ने कहा कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? उस आदमी ने कहा कि आपने जब घोड़ा पसंद किया तो आपने मुझे इतने ज्यादा दीनार दे दिए कि मैं लालच में अंधा हो गया कि कहीं आप मना ना कर दे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। इसके बाद सुल्तान ने कमर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? कमर ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, जब मैं उस घोड़े को चारा डालता तो वो चारा मुंह में लेकर गर्दन झुकाकर खाता, जबकि नस्ली घोड़े की ये खसलत है कि वो जब भी चारा खाएगा वो अपना मुंह ऊपर करके खाएगा, उसकी गर्दन झुकी हुई नहीं होगी, और जब ये घोड़ा खड़ा होता है तो कभी अपनी कोई टांग हिलाता है, कभी कोई टांग हिलाता है, और ये खसलत भी गधे में पाई जाती है, ना कि घोड़े में। लिहाजा मैंने पूरे यकीन से आपसे कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है, क्योंकि इसकी आदत इसकी नस्ल से मेल नहीं खा रही थी। सुल्तान नौजवान कमर की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। फिर जब कमर ने सुल्तान को अपना मुकम्मल तारुफ करवाया कि मैं शाम से आला तालीम हासिल करके आया हूं, लेकिन जब मेरे पास रोजगार नहीं था तो मैं आपके पास आया और आपके वजीर ने मुझे अस्तबल में काम दे दिया। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर मैंने हामी भर ली। सुल्तान ने शम्स बिन हुजैफा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका 30 साल का तजुर्बा नाकाम हो गया और ये नौजवान जिसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है, ये कामयाब हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शेर के ऊपर एक सवा शेर को भेजा हुआ है। कभी अपने इल्म, अपने तजुर्बे पर गुरूर नहीं करना चाहिए। सुल्तान ने शम्स बिन हुजैफा से कहा कि इतना तालीम याफ्ता नौजवान, इसको आपने अस्तबल में काम पर क्यों लगाया? इसे किसी और काम पर लगा देते तो वजीर ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, उस वक्त अस्तबल में एक नौजवान की जरूरत थी, मैंने इसलिए इसे उधर लगा दिया। फिर सुल्तान ने उसे अपने दरबार में एक खास वजीर के तौर पर मुकर्रर कर दिया और पूरे दरबार के तमाम वजीर और मुशीर कमर की इस स्थानत पर इसे दाद दिए बगैर न रह सके। नाजरीन, इसी तरह मिस्र में एक माहिर तरीन और कारीगर मोची था। वो ऐसे ऐसे जूते तैयार करता कि रेनाल्ड बादशाह को भी इस मोची के बनाए गए जूते मुतासिर कर देते। हत्ता कि इस मोची के बनाए गए जूते बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाहों में बाहमी लोगों को तहाइफ में देने के लिए भेजे जाते, और मोची इस वजह से भी बहुत मशहूर था कि बड़े बड़े जमींदार, ताजिर और बादशाहों की मलिकाओं के जूते, और हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के और इनकी ज़ौजा असमतुद्दीन खातून के जूते भी वो मोची ही तैयार करता था। सुल्तान की बीवी असमतुद्दीन खातून इस मोची के बनाए गए जूतों की बहुत तारीफ किया करती थी, क्योंकि वो पैरों में पहनने पर बड़े आरामदायक और दिखने में इंतहाई शानदार महसूस होते थे। वक्त गुजरता रहा और वह मोची अपने हुनर की वजह से पूरे मिस्र, फलस्तीन और शाम बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में मशहूर हो गया था। इस मोची का नाम काजी इल्मुद्दीन था। वो नाम का सिर्फ काजी था क्योंकि इसको बचपन में इसके बाबा काजी इल्मुद्दीन बुलाते थे, लिहाजा इसके नाम के साथ काजी इल्मुद्दीन लग चुका था। लेकिन वो पेशे के लिहाज से काजी नहीं था, बल्कि एक मोची था। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन
अय्यूबी दरबार में बैठे हुए थे और वो मोची अपने हाथ में थैला पकड़े सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान उस मोची को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सुल्तान उसके हाथों के बने जूते पहनते थे। जब सुल्तान ने उसे एक कीमती थैले के साथ खुद के सामने देखा तो सुल्तान समझे कि शायद काजी इल्मुद्दीन मोची मेरे लिए जूते तहफ में लेकर आया है। सुल्तान ने कहा, काजी इल्मुद्दीन, इस बार तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? क्या इस बार भी मेरे लिए कोई अच्छे से जूते बनाकर लाए हो? क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो इल्मुद्दीन मोची ने खामोश खड़े हुए अपना चेहरा नीचे लटकाया। सुल्तान समझ चुके थे कि जरूर काजी इल्मुद्दीन किसी मुश्किल में है, क्योंकि उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, माथे पर शिकन पड़ी हुई थी और आंखें इंतहाई अफसोस सजदा थी। सुल्तान ने पूछा, बताओ काजी साहब, इस थैले में क्या है और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आज सुबह जब मैंने दुकान खोली और दुकान खोलते ही मेरे पास काफी हुजूम पड़ गया। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। वो अपने गधे पर सवार था। उसने मुझे एक थैला दिया और कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी के जूते हैं, तुम इनकी मरम्मत कर दो, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लिहाजा हमें उसके जूतों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है, आप कल ये जूते लेकर जाना। मैं इस बूढ़े बुजुर्ग को जानता हूं, वो बाजार के पास मौजूद गांव में रहता है। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, जब मैं काम से फारिग होकर मैंने इस थैले को खोला तो इस थैले के अंदर कोई जूता नहीं था, बल्कि इस थैले के अंदर एक औरत के 2 कटे हुए बाजू थे। ये सुनकर सुल्तान अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये अल्फाज सुनकर सुल्तान खुद बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है। फिर सुल्तान ने हैरानी के आलम में उस मोची से कहा कि क्या आपने तहकीक नहीं की कि वो बूढ़ा जिसने आपको ये थैला दिया कहा गया, और आपने उस बूढ़े से पूछा नहीं ये वो आपको धोखे से क्यों दे गया, और इस थैले में मौजूद कटे हुए बाजू किस औरत के हैं, और उस बूढ़े ने इस औरत को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा, हुजूर, जब मैंने इस थैले में कटे बाजू देखे तो मैं चंद लम्हों के लिए कांपने लगा, लेकिन जब मैं अपने होश में वापस आया तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई न दिया। मैं बहुत ज्यादा बेचैनी का शिकार हो गया था, हत्ता कि मेरा जिस्म पसीने से शराबोर था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैं इस कदर परेशान हो गया था कि मैं आपको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। ये सारा माजरा देखते और जानते हुए जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैं सीधा इनको लेकर आपके पास आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बाजार में मौजूद किसी और ने इस थैले में मौजूद कटे हुए औरत के बाजू देख लिए तो वो मुझे सीधा काजी साहब के पास ले जाएंगे, और काजी साहब बिना कोई सबूत, बिना कोई जांच किए मुझे इस सबूत की बिना पर ही मौत की सजा दे देंगे। और सुल्तान मुअज्जम, ये भी मुमकिन था कि अगर कोई भी शख्स इस थैले में कटे हुए बाजू देखता तो पूरे बाजार में खौफो हिरास फैल जाता। ये सुनकर सुल्तान ने उसे हुक्म दिया, उस बूढ़े को अभी और इसी वक्त हाजिर किया जाए। सुल्तान के सिपाही गए और काजी की बताई हुई जगह पर उस बूढ़े को झोपड़ी से उठाकर ले आए। सुल्तान ने उस बुजुर्ग से कहा, बाबा, आप अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। 70 साल आपकी उम्र लग रही है, मौत तुम्हारे करीब है और तुमने एक लड़की का कत्ल किया। बताओ इसके पीछे क्या वजह थी? ये सुनकर वो कांपने लगा और कहा, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं तो खुद एक नौजवान बेटी का बाप हूं और बड़ी मुश्किलों से उसको रुखसत कर रहा हूं। सुल्तान ने उस बूढ़े को बताया कि किस तरह तुम इस मोची को थैला देकर गए, और जब इसने थैला खोला तो उसमें 2 कटे हुए बाजू थे। अब ये तो नहीं हो सकता न कि किसी औरत के कटे हुए बाजुओं में चूड़ियां पहनाई जा सके। उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं नहीं जानता कि इस थैले में बाजू कैसे आए,
मुझे मेरी बेटी ने इसमें जूते डाल कर दिए थे। फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बाबा जी, जब आप अपने घर से वो थैला लेकर गुजरे तो आपने कहीं पड़ाव किया था? कहीं आप रुके थे या आपको कोई रास्ते में मिला था? तो इसने कहा, जी हाँ सुल्ताने मुअज्जम, जब मैं अपने घर से निकला तो बाजार में मौजूद एक जगह खाने के लिए गया था। मैंने वहां जाकर 2 सिक्के अदा करके एक ठंडा मशरूब पिया और अपना थैला लेकर वहां से चलने लगा। लेकिन जब मैं वहां से जाने लगा तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक और आदमी बैठा हुआ था और उसके पास भी ऐसा ही थैला था। और इस तरह बूढ़े को याद आया कि हुजूर, हो सकता है कि मेरा थैला उसने बदल दिया हो। सुल्तान ने कहा, बाबा जी, क्या तुम उस नौजवान को जानते हो? उसने कहा, नहीं सुल्ताने मुअज्जम, मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, मैं इतना साफ नहीं देख सकता। ये सुनकर सुल्तान ने काजी को हुक्म दिया कि ये थैला मेरे सामने हाजिर किया जाए। काजी साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने थैला रखा और कहा, हुजूर, ये मेरा थैला नहीं, लेकिन इस थैले पर इस्तेमाल होने वाला चमड़ा बहुत महंगा लगता है और जो कातिल है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा ताजिर या कोई जमींदार लगता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर वो किसी लड़की को कत्ल करता तो उसके बाजू काटकर और थैले में डालकर कहां लेकर जा रहा था? आखिर इसके पीछे क्या राज है? सुल्तान ने उस वक्त अपने करीबी साथी अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा, अली, आज जो तुमको मैं फाराजा सौंपने वाला हूं वो बहुत बड़ा फाराजा है। इसके पीछे 2 आदमियों की जिंदगी दाव पर लगी हुई है। अगर इस थैले के तुम मालिक को न पकड़ पाए तो मुझे मजबूरन इस बूढ़े बुजुर्ग या फिर काजी इल्मुद्दीन को सजा देनी होगी। लिहाजा इन दोनों आदमियों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जाओ और इस थैले के असल मालिक का पता करो कि आखिर इस कातिल ने ये थैला कहां से लिया या फिर किससे बनवाया। अली बिन सुफियान अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरे मिस्र के बाजारों में फिरने लगा। हर ताजिर के पास गया, उस बाजार में भी गया, लेकिन उस थैले के बारे में कहीं पता न चला। किसी भी ताजिर ने ये नहीं बताया कि ये थैला कहां बनता है। एक बाजार से जब अली बिन सुफियान तक हार कर निकलने लगा तो इतने में एक ताजिर ने कहा, हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता ये थैला कहां मिलता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस थैले में इस्तेमाल होने वाला चमड़ा फलस्तीन के एक छोटे सा बाजार का है। वहां एक मोची है जो इस तरह का चमड़ा बेचता है, क्योंकि एक दफा मैं तिजारत के सिलसिले में वहां गया था और इसी तरह का थैला मैंने वहां देखा था और ये बाकी चमड़ों की निस्बत 5 गुना महंगा है। सुल्तान से इजाजत लेकर अली बिन सुफियान फलस्तीन की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरता रहा और 15 दिनों की मसाफत बाद अली बिन सुफियान वहां पहुंच गया और जाकर मालूम किया तो एक छोटे से बाजार में एक ताजिर मौजूद था और जिसके पास उसी तरह का चमड़ा पड़ा हुआ था। अली बिन सुफियान ने चमड़े को देखा और फिर थैले वाले चमड़े को देखा तो इनमें काफी मुशाबहत थी। अली बिन सुफियान ने पूछा, ए ताजिर, बताओ ये चमड़ा तुमने किसको बेचा था? उसने कहा, हुजूर, दिन में सैकड़ों की तादाद में खरीदार आते हैं, लेकिन मैं आपको ये कैसे बता सकता हूं कि मैंने ये किसको बेचा था। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम याद करो, क्या ये थैला तुमसे कोई ऐसा ताजिर खरीद कर ले गया था जो फलस्तीन का नहीं बल्कि मिस्र का था? याद करें कि आपके पास कोई ऐसा ग्राहक आया हो जो मिस्र का हो। ये सुनकर उसने कहा, जी हाँ हुजूर, मुझे याद आ गया। चंद माह पहले मेरे पास एक जरगर नामी ताजिर आया। उसने कहा, मुझे ऐसा चमड़ा दो जिससे मैं एक थैला बनवा सकूं और उस चमड़े को कोई आम खजर भी आसानी से न काट सके। फिर उसने मुझसे कहा, क्या यहाँ कोई ऐसा मोची होगा जो इस चमड़े का थैला बना सकता हो? मैंने उसे वो जगह बताई और वो उसी के पास चला गया और वहां से थैला बनवाया होगा। अली बिन सुफियान उसी वक्त उस मोची के पास पहुंचा और जाकर उसे थैला दिखाया
تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر اسکندریہ میں پہنچا تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کروا دی۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان کی عدالت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے کہا، تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک زمیندار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کو وہ زمیندار شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ زمیندار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا۔ اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیندار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بنواتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے زمیندار کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کیا کریں۔ آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس زمیندار کے پاس گیا اور اس سے کہا، زمیندار صاحب، کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، کیا اس کو خرید سکو گے؟ یہ ایک حسینہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حضور اس کی قیمت بتائے۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو زمیندار سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسی رات ہی لڑکی کو بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، لہٰذا تم اب اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا، میں زندگی میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطان معظم، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، لہٰذا میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کی غرض سے چلا گیا تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکے۔ لیکن چند دنوں بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رقص کر رہی تھی اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے، اور اس کے جسم پر کبھی کوئی ہاتھ لگاتا، کبھی کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا۔ لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور ان کو تھیلے میں ڈالا اور یہ سوچ کر لے کر آ رہا تھا کہ جا کر اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکا دیا۔ لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتا چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کا قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے تو میں نے وہ تھیلا اس کے تھیلے سے بدل دیا اور اس بزرگ کو پتا نہیں چلا۔ سلطان معظم، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان نے کہا، بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا
اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی، لہٰذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی۔ لیکن سزا یا تو قاضی دے سکتا تھا یا پھر ریاست۔ تم کو سزا دینے کا کوئی حق نہ تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا؟ جس کی جو پریشانی ہے اس کا جو جائز حل بنتا ہو ہم نے ہمیشہ نکالا ہے۔ ہم نے کبھی نہ انصافی سے کام نہیں لیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے ہر قاتل، مجرم، شرابی، زانی کو اس کے کیے کی اسی طرح سزا دی جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا تم کون ہو سزا دینے والے؟ اس لیے تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس زمیندار کو بھی اٹھوا لیا اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح سلطان نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا انتظام سرکاری خزانے کی طرف سے ادا کرا دیا۔